चलिए तो बात करते हैं हम लोग वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत इजी है, समझेंगे तो बहुत इजी है, नई कोशिश करेंगे तो बहुत टफ है कि नहीं। चलिए चलते हैं वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। वही अपना पुराना वाला फिगर बनाते हैं हम लोग, याद होगा एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ये है हमारे पास एक कंटेनर, जिस कंटेनर में इनिशियली ये आपके पास एक पिस्टन लगा हुआ था, याद होगा सबको, है ना। इनिशियल वॉल्यूम क्या था गैस का, वो था V1। इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1। हीट दिया गया, अचानक एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड हुआ तो कुछ इस प्रकार से एक्सपेंड हुआ, इसको हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं और इसको भी हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। एक्सपेंड हो गया इतना तक आपके पास, ये एक्सपेंड हो गया आपके पास पिस्टन। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम बढ़ करके क्या हो गया बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। इसका वॉल्यूम बढ़ करके हो गया हमारे पास V2। ठीक है, कितना डिस्टेंस बढ़ा, dx, सबको याद है। तो शायद इसके अंदर हम लोगों ने वर्क डन निकाला था, हम लोग को याद होगा dw इज इक्वल टू था pdv, सबको याद होगा, है ना। तो हमको अब बात करना है एडियाबेटिक प्रोसेस में। अब बच्चों ये ध्यान देना है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर तो कांस्टेंट होता नहीं है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो प्रेशर को हमको किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कल हम लोगों ने एक कहानी देखा था अब पिछले वाले क्लास में कि प्रेशर पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या था बच्चों आपके पास, कांस्टेंट था क्या। तो हम यहां से प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा K अपॉन में V टू दी पावर गामा इंटू dV, लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर इसको लेके चलते हैं, dW इज इक्वल टू होगा K V टू दी पावर माइनस गामा इंटू dV, लिख सकते हैं, यस या नो। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। जैसे दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा dw इज इक्वल टू k v टू दी पावर माइनस गामा इंटू dv। ठीक है, तो जल्दी से बताओ बच्चों dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा w k। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, v की पावर माइनस गामा, जैसे हम बोले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, याद तो होगा ही आपके पास, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन होता था x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होता था क्या। प्लस सी तब जुड़ता था जब यहां पे लिमिट नहीं दिया होता। अगर हम यहाँ पे लिमिट लिख देंगे यहां से यहां तक, तो ये प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो उसी तरह से देखो n की जगह यहां पे क्या दे रहा है, माइनस गामा, तो क्या होगा v टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, लिख सकते हैं, अपॉन में हो जाएगा माइनस गामा प्लस वन, लिख सकते हैं। कहां से कहां तक, अब चाहो तो इसमें लिमिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिट एक्सपेंड हो रही थी ये वे v1 से लेकर के कहां तक एक्सपेंड हो रही थी, v2 तक, है ना। इसका जो एक्सपेंड हो रहा था कहां तक हो रहा था, v1 से लेकर के v2 तक, तो हम इसका लिमिट लिख देंगे v1 से लेकर के v2 तक, लिख सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमको आइडिया लगने लगेगा। तो मिलेगा w बराबर k, और नीचे से करते हैं गामा, वन माइनस गामा कॉमन निकाल लेते हैं, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा v टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन, कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक, लिख सकते हैं क्या ऐसा, यस सर। चलिए अब क्या करना होगा, अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट का मतलब w बराबर k वन माइनस गामा, अब v की जगह v2 रखेंगे तो मिलेगा v2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, फिर माइनस, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, v1 की पावर माइनस गामा प्लस वन।
लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा पावर तोड़ते हैं। अच्छा, पावर बाद में तोड़ेंगे। हम लोग एक चीज पढ़े हैं अभी, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। अभी कल ही पढ़ा था एडियाबेटिक रिलेशन, PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिखे तो फिर क्या मिलेगा आगे हमारे पास? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे, इस k की जगह के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर क्या मिलेगा? 1/1 माइनस गामा, तो ये हो जाएगा k V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस k V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको? k की जगह रिप्लेस करना है। देखो कैसे, 1/1 माइनस गामा, अब k की जगह जहां 2 है ना, वहां पे P2 V2 लिख लेना, ठीक है। तो k की जगह यहां पे देखो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा P2 V2 की पावर गामा, k की जगह बच रखा गया, इनटू V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 लिख सकते हैं क्या? माइनस यहां V1 वाला था तो k की जगह क्या पुट करेंगे? P1 V1 की पावर गामा इनटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब जहां 1 वाला था वहां P1 V1 की पावर गामा, और जहां 2 था वहां पर P2 V2 की पावर गामा लिख दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया। अब देखो क्या होगा, फटाफट समझ जाओगे अब आसानी से। तो W बराबर मिल गया 1/1 माइनस गामा। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यहां मिलेगा P2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखो V2 की पावर ये दोनों है तो ऐड हो जाएगा पावर, क्या मिलेगा पावर जल्दी बताओ? V2 की पावर मिलेगा गामा माइनस गामा प्लस 1 मिलेगा, माइनस P1, अब यहां पे V1 की पावर क्या मिलेगा? गामा माइनस गामा प्लस 1 मिलेगा। तो गामा से गामा क्या हुआ? कैंसिल हो गया, क्या मिला? W बराबर हो गया 1/1 माइनस गामा, ये मिलेगा P2 V2 की पावर 1, क्योंकि गामा से गामा कैंसिल, माइनस P1 V1 की पावर 1। कोई तकलीफ? तो शायद हम लोगों ने पढ़ा है, सिंस वी नो दैट PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT। तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NRT1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार जल्दी बताओ P2 V2 की जगह क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। हाँ, P2 V2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं NRT2, तो रख लेते हैं यहाँ पर। W इज इक्वल टू हो गया 1/1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह हो जाएगा आपके पास NRT2 माइनस P1 V1 की जगह हो जाएगा NRT1 मिल जाएगा। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास? NR कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा NR ब्रैकेट में हो गया बच्चों आपके पास T2 माइनस T1 होल अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है, चाहे तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा W बराबर, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? माइनस का NR, और माइनस कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब T1 नेगेटिव था तो T1 पॉजिटिव हो गया, और T2 पॉजिटिव था तो T2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉमन लेने आता है ना सबको, बहुत ईजी है। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? माइनस कॉमन ले तो क्या मिलेगा? गामा माइनस 1, माइनस से माइनस क्या किया? कैंसिल। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आपके बुक में फॉर्मूला देता है वो क्या होता है? NR अपॉन में गामा माइनस 1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लिमिटेशंस को आप बताइए। पहला लिमिटेशन क्या कहता है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया था कि जो हीट है वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। पहला लिमिटेशन ये था, हीट ट्रांसफर तो होगा, बस इतना बोला था, लेकिन किधर होगा
उसके डायरेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकंड लिमिटेशन था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कितना हीट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क होगा, उसके बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। पहला क्या बोला था, पहला लिमिटेशन क्या था, क्या नहीं बता पाए थे, किस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा उसके बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरा, कितना हीट कन्वर्ट होगा मैकेनिकल वर्क में, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और चौथा ये भी आप नहीं बता पाया था, हाँ हाँ तीसरा तीसरा ये नहीं बता पाया था, इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट इज, अच्छा किस कंडीशन में जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ये नहीं बता पाए थे। ध्यान से सुनिए, पहला क्या बोला, पहला बोला डायरेक्शन के बारे में नहीं बता पाया था, किधर से किधर हीट ट्रांसफर हो रहा है। तीसरा, कितना एक्सटेंट, एक्सटेंट समझते हो ना, कितना हीट की वजह से कितना वर्क हुआ, इसके बारे में भी नहीं बता पाया था। और तीसरा क्या था कि किस कंडीशन में हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब अगर ये तीनों नहीं बता पाए थे, तब जरूरत पड़ी आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप सिंपल से बताओगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कर पाया उसको किसने बताया, किसने एक्सप्लेन किया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक्सप्लेन किया। तो लिख लो चाहो तो स्टेटमेंट में, limitations of first law of thermodynamics, limitations of first law of thermodynamics। पहला पॉइंट लिख लो, it does not indicates, it does not indicates the direction of transfer of heat, it does not indicates the direction of transfer of heat। ठीक है, सेकंड पॉइंट, it does not indicates, second point, it does not indicates the extent to which, the extent to which heat energy can be converted into mechanical work continuously, heat energy can be converted into mechanical work continuously। थर्ड पॉइंट, मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूअसली हो गया। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग, it does not tell anything about the conditions, it does not tells anything about the conditions under which anything, it does not tells anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work, heat can be converted into mechanical work। ठीक है, ये तीन लिमिटेशंस थे आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो ये था तीनों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, देखो इसका स्टेटमेंट दो लोगों ने दिया था। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था केल्विन प्लैंक के द्वारा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
और दूसरा एक स्टेटमेंट दिया गया था क्लॉसेस के द्वारा, क्लॉसेस स्टेटमेंट। ठीक है, क्या क्या स्टेटमेंट दिया था सुनते हैं। कैल्विन प्लैंक जी ने क्या कहा था कि एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना इनपुट दें पूरा का पूरा वो आउटपुट में यूज हो जाए। तो कैल्विन प्लैंक जी ने क्या बताया, एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%। एफिशिएंसी समझते हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना आप इनपुट दें अगर उतना ही आउटपुट हो जाता है किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुए बगैर, तो हम कहेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। मतलब सर सिंपल सा बात बताता हूं एफिशिएंसी का। जैसे मान लो हम डीजल इंजन यूज करते हैं, हम पेट्रोल इंजन यूज करते हैं, हम 1 लीटर तेल डला है, क्या वो पूरा का पूरा तेल यूज हुआ गाड़ी चलाने में? नहीं, वहां से कुछ जो फ्यूल है, देखे वो पीछे धुआं निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वहां कुछ फ्यूल यूज हो रहे हैं, स्मोक के फॉर्म में निकल जा रहे हैं, साउंड के फॉर्म में निकल जा रहे हैं, तो क्या उसकी एफिशिएंसी 100% है? नो। हमने फ्यूल दिया था चलने के लिए, वो चलने तो चल तो रहा ही है, लेकिन उसके अलावा वो हीट भी निकल रहा है, बाहर फेंक रहा है, और स्मोक भी बाहर फेंक रहा है, साउंड भी कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो यही बोला था कैल्विन प्लैंक ने कि एक ऐसा इंजन बना पाना इम्पॉसिबल है कि जिसकी एफिशिएंसी 100%, मतलब उसमें पूरा फ्यूल डाला जाए तो सिर्फ वो चले, इंजन चलता ही रहे, ना हीट निकले ना आवाज निकले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसके बारे में कौन बताया था? कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था। ठीक है, चलो अब क्या बताए थे, दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपके पास क्लॉसिस स्टेटमेंट। क्लॉसिस जी क्या बोले थे, सुन लेते हैं फिर इकट्ठा लिखते हैं। ठीक है, क्लॉसिस जी क्या बोले थे। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हीट किधर से किधर भी ट्रांसफर हो रही है, फ्रॉम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। क्लॉसिस ने बताया था कि हीट कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। समझ रहे हो? मतलब कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट हीट किधर से किधर ट्रांसफर होती है, हॉट से कोल्ड। क्लॉसिस ने बोला कि नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफर हो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। तो हो जाएगा जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, अंदर इसमें पंप लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर क्या करता है, अंदर की हीट को निकाल के बाहर फेंक देता है, तो कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर हो गई, अंदर का टेम्परेचर अपने आप क्या हो गया, कम हो गया, ठंडा हो गया। इस तरह से रेफ्रिजरेटर काम करता था। कंप्रेसर ये करता है नॉर्मल। अब जैसे एग्जॉस्ट लगाते हो, एग्जॉस्ट का काम क्या है, अंदर की हीट को बाहर फेंक देता है, अंदर का टेम्परेचर हल्का ठंडा हो जाता है। तो अगर बहुत तेजी से फेंके, कंप्रेस्ड होकर के फेंके, बहुत तेज फटाफट फेंके, तो अंदर का टेम्परेचर और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जो कि एसी के अंदर होता है, जो कि हाई आपके पास रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है ना। तो क्या करता है, अंदर की पूरी हीट निकाल करके कहां फेंक देता है, बाहर फेंकता है। जहां देखो पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे आप लोग देखिएगा जाली टाइप का लगा होता है, जब वो हाथ लगाएंगे तो बहुत गर्म गर्म निकलता है। तो क्या कर रहा है, अंदर की हीट को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। ये स्टेटमेंट था क्लॉसिस जी का कि हीट कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ फ्लो नहीं कर सकता बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। बात समझ में आ गई? चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हेडिंग लिखिएगा कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट लिखिएगा। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to construct an engine it is impossible to construct an engine whose efficiency is 100%, whose efficiency is 100%, that is they will produce no effect, that is
they will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work and performing an equivalent amount of work. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा क्लॉसेस स्टेटमेंट। अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है तो दोनों स्टेटमेंट आप बताएंगे, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक। यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्लॉसेस स्टेटमेंट। देखिएगा क्लॉसेस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ it is impossible for a self-acting machine it is impossible for a self-acting machine unaided by unaided by added added नहीं added unaided by any external agency unaided by any external agency to transfer heat from a body to another body at higher temperature नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो फटाफट, रिवर्सिबल प्रोसेस, any process which can be made to proceed in reverse direction by variations in its conditions such that any change occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of the reverse process is called reversible process। लिख लो जो डेफिनेशन था। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी काम करे और वापस उससे हम बैक भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस भी लिख लो, any process which cannot be retraced in reverse direction exactly retraced in reverse direction exactly is called irreversible process।
जल्दी से बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रिवर्सिबल कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एक बार आयरन रस्ट हो गया, काम खत्म हो गया, है कि नहीं? वाटर साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस, दिन रात का होना रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना? तो जो प्रोसेस बार बार हो सकता हो रिवर्सिबल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोल जनरली, ठीक है? रिवर्सिबल ना बोलकर इसको हम लोग साइक्लिक बोल सकते हैं। चलिए एक और हेडिंग लिख लो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस, इसको भी लिख लेते हैं। Any process that repeats itself, any process that repeat itself after a fixed interval of time, after a fixed interval of time is called cyclic process। ठीक है, यहां पे ये चैप्टर हो गया खत्म।